अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग लेसन ऑफ ओपीई। माय नेम इज रदा खालिद और बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यूनिट नंबर 17 का लेसन 1 एंड लेसन 2। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2 की। जो यूनिट आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों वो है द टाइम कैप्सूल। इस बात का मतलब है कि एक ऐसा कैप्सूल बनाया जा रहा है, एक ऐसी चीज बनाई जा रही है जिसको कैप्सूल का नाम दिया गया है क्योंकि वो दिखता कैप्सूल जैसा है। आपको पता है ना कैप्सूल क्या होता है। हाँ जी, तो एक ऐसा कैप्सूल है जिसको बना के एक टाइम पे यानी फॉर एग्जाम्पल आज जमीन में दबा दिया जाता है, छुपा दिया जाता है और ये सोचा जाता है कि आज से कई साल बाद जब शायद ये घर हमारा घर ना रहे, ये मुल्क हमारा मुल्क ना रहे, दुनिया आगे से पीछे होती जाए, तो वहां पर कोई एक नए लोग आ जाएं और वो इस टाइम कैप्सूल को ढूंढ ले। तो वो क्या ढूंढेंगे, तो उस टाइम कैप्सूल को बनाते हुए उसके अंदर क्या क्या रखा गया और ये जो सारी बातें हैं ये सारी हम इस यूनिट में सीखने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस यूनिट में क्या सीखेंगे, वोकैबुलरी कौन सी होगी। वोकैबुलरी आप पेज नंबर 86 के ऊपर देख लें, कॉर्नर में लिखा है एनवायरनमेंट, सैटेलाइट, टाइप्स। एक तो हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे, एक टाइम जैसे हम कह रहे हैं ना टाइम ट्रैवलिंग की बात हो रही है, एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रखना है, पेपर को कैसे यूज नहीं करना, पेपर की जगह रिप्लेस करना है, पेपर फ्री एनवायरनमेंट करना है, प्लास्टिक बैग्स यूज नहीं करने। तो ये सारी बातें अर्थ को सेव करने के लिए जो बातें होंगी वो हमारी एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएंगी। उसके अलावा सैटेलाइट टाइप्स, हमने पढ़ा है कि सैटेलाइट टाइप्स कौन सी हैं, स्पेस रॉकेट, स्पेस शिप, स्पेस स्टेशंस, इस तरह की सारी बातें हम पहले भी बहुत सारे लेसन्स में पढ़ चुके हैं। तो यही सारी बातें हमने आज इस यूनिट में भी डिस्कस करनी है। अच्छा, ग्रामर की तरफ आ जाए। ग्रामर में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसा टेंस जिसके अंदर क्या होगा, एक एक्शन स्टार्ट होगा और कब तक एंड हो रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन वो एक्शन थोड़ा टाइम पहले से स्टार्ट है और अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा एक्शन हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या यूज होगा फॉर और सिंस का। फॉर का यूज कहाँ किया जाता है, सिंस का यूज कहाँ किया जाता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम हैज बीन और हैव बीन यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां मैं लिखती जाती हूं हैज, हैव बीन प्लस हम लिखेंगे एक्शन कि वो कौन सा एक्शन किया जा रहा है जिसके बारे में हम बात करें आईएनजी के साथ, प्लस फॉर और सिंस लगाते हैं यहां पे और आगे आप बताते हैं टाइम। फॉर का वर्ड वहां यूज किया जाता है जहां पर आपको टाइम पूरा नहीं बताया हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ कपल ऑफ आवर्स, अगर मैं कहूं कि मैं कुछ घंटों से पढ़ा रही हूं तो मैं ये तो नहीं बता रही आपको कि कितने घंटे हैं, 3 हैं, 4 हैं या कितने बजे से कितने बजे तक। तो जब इस तरह की बात होती है, जब हमें सिर्फ घंटे या दिन या कुछ मिनट्स की बात बताई जा रही है लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि कौन सा टाइम, 8 बजे से, 10 बजे से, 12 बजे से। ठीक है, तो हम फॉर का वर्ड यूज करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि आई हैव बीन वर्किंग सिंस 1999 तो मैंने एक साल बता दिया ना, तो यहां पर मैं यूज करूंगी आई हैव बीन वर्किंग सिंस 1999। अगर एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम लिखा हुआ हो तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस। और अगर कोई भी चीज बताई ना हो तो उस टाइम पे हम क्या यूज करेंगे, फॉर। इस बात की प्रैक्टिस हम आगे आने वाली एक्सरसाइजेस के अंदर करेंगे। अच्छा, अब आ जाए एक्सरसाइज नंबर 1 के ऊपर। रीड द डायलॉग एंड आंसर द क्वेश्चन। इस डायलॉग में आपको नजर आएगा कि 2 लोग, वो दोस्त तो नहीं है लेकिन वो साथ एक ट्रिप पे जा रहे हैं। कौन सा ट्रिप है, ये एक स्पेस स्टेशन का ट्रिप है, एक स्पेस ट्रैवल पे जा रहे हैं जहां पर दोनों अपने अपने एक्सपीरियंसेस के लिए वहां जाके देखेंगे कि उन्होंने क्या सीखा, दोनों कौन लोग हैं, वहां क्या करने जा रहे हैं। ये बातें आपको तब पता चलेंगी जब आप रीडिंग करेंगे इस डायलॉग की। डायलॉग को रीड करने के बाद इस सवाल का आप देंगे जवाब, व्हाट आर 2 पीपल डूइंग इन स्पेस, ये 2 लोग स्पेस में क्या कर रहे हैं। जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें, रीडिंग करके मेरे पास आए ताकि हम इस बात का आंसर कर सकें। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको पढ़ चुके हैं। वो जो 2 लोग हैं जो स्पेस में जा रहे हैं उनका नाम है टोनी एंड मार्क। तो हम सबसे पहले ये बताते हैं टोनी इज अ वेदरमैन। वेदरमैन मतलब
हाँ जी, ऐसा शख्स जो वेदर के बारे में हमें बताता है। कहाँ जाके? एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, स्पेस में जाता है, वेदर स्टेशंस को देखता है, कैसा वेदर रहेगा, आने वाले सालों में कैसा वेदर रहेगा, ये बात, एनवायरनमेंट के बारे में बातें, ठीक है। एंड मार्क इज अ स्पेस टूरिस्ट। तो ये बात हमें पता चल गई कि टोनी जो है ही इज अ वेदरमैन, लेकिन मार्क एक स्पेस टूरिस्ट है, यानी वो स्पेस में जाता रहता है, टूर करता रहता है, तो उसको स्पेस के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। यहां तक इस बात की समझ आ गई, रीडिंग कर ली सबने? ओके, अब हम बढ़ने वाले हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। ओके, एक्सरसाइज नंबर 2 है रीड द डायलॉग अगेन एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। अब बच्चों हमने क्या करना है, इस डायलॉग के बारे में कुछ सवाल हमसे पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हमने क्या करना है, हमने यहाँ से रीड करना है और आंसर करना है। शॉर्ट आंसर्स करेंगे जल्दी जल्दी। नंबर 1, विच पर्सन हैज बीन इन स्पेस फॉर द लॉन्गर टाइम? कौन सा ऐसा शख्स है जो स्पेस में ज्यादा टाइम के लिए रहा है? तो आपने रीडिंग की है और आपको पता है कि टोनी हैज बीन इन स्पेस फॉर अ लॉन्गर टाइम। Number 2, which person has trained for longer? Longer means longer period of time, यानी ज्यादा अरसे तक के लिए। कौन सा ऐसा शख्स है दोनों में से जिसने ज्यादा ट्रेनिंग ली है, ज्यादा महारत है जिसको? बिल्कुल टोनी, क्योंकि वो ज्यादा अरसे के लिए स्पेस में रहा है। Number 3, on what date you think Mark arrived on the space station? किस डेट को आपको लगता है कि मार्क स्पेस स्टेशन पहुंचा होगा? He has just arrived, possibly the same date. वो आज ही पहुंचा है, पॉसिबली द सेम डेट मतलब उसी दिन पे, सेम डेट पे, ओके। नंबर 4, डू एस्ट्रोनॉट्स गेट यूज्ड टू लाइफ इन स्पेस एज सून एज दे अराइव? क्या जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, खलाबाज होते हैं, क्या वो उस लाइफ, उस जिंदगी के आदी हो जाते हैं, उनको आदत हो जाती है? कहाँ की लाइफ की? स्पेस की, जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, एज सून एज दे अराइव। तो आपको क्या लगता है? यस, क्वाइट क्विकली, जी बहुत तेजी से, क्योंकि पहले से बच्चों उनको ट्रेन किया जाता है, ठीक है। यानी जब अपनी स्पेस टूर से पहले जो वक्त वो उस स्पेस कंपनी के साथ गुजारते हैं, वहां पर उनको वैसा एनवायरनमेंट दिया जाता है, चेक किया जाता है कि क्या ये शख्स स्पेस में जाके सरवाइव कर पाएगा, रह पाएगा। इसीलिए ऐसे एनवायरनमेंट, ऐसे कमरे बनाए जाते हैं, उन कमरों के अंदर ग्रेविटी खत्म की जाती है, उन कमरों के अंदर ऐसी मशीनरी, ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई जाती है कि उनको महसूस होगा कि वो कहाँ है, स्पेस में, ठीक है। एक रॉकेट नुमा उनके लिए सारा एटमॉस्फेयर बनाया जाता है, वहां उनको रखा जाता है, उतनी ही फूड दी जाती है, उसी तरह उनसे बात की जाती है, जो भी स्पेस टेलीफोन्स के जरिए, ठीक है। तो उसी तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, इसीलिए जब वो वहां पहुंचते हैं उनको वहां की लाइफ की फौरन से आदत हो जाती है, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नंबर 5, व्हाट डज टोनी डू ऑन द स्पेस स्टेशन? टोनी स्पेस स्टेशन में क्या करता है? हमने पता था ना कि वो वेदरमैन है, ठीक है। ही मेजर्स द वेदर ऑन अर्थ, वो वहां रह के अर्थ का वेदर यानी उसके मौसम के बारे में स्टडी करता है, उसकी पैमाइश करता है, देखता है कि आज यानी इस वक्त उसका कितना टेम्परेचर है, या क्या उसकी मेजरमेंट्स है, वेदर किस तरह का रहेगा, आगे क्या होगा, उसके बाद आने वाले सालों में किस तरह का टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। ये सारी बातें कौन देखता है? टोनी देखता है, ठीक है। नंबर 6, व्हाट डू यू थिंक मार्क इज गोइंग टू डू ऑन द स्पेस स्टेशन? आप देखें, ये बताएं कि आपने ये डायलॉग पढ़ा है और आप मुझे ये देख के बताएं कि आपको क्या लगता है कि मार्क वहां जाके क्या करेगा? वो तो टूरिस्ट है, वो तो वहां जाके बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है, वो वेदरमैन तो नहीं है, उसको वहां जाके और भी काम हो सकते हैं। ही माइट टेक सम फोटोज, हो सकता है कि वो कुछ तस्वीरें ले ले। ही माइट टॉक टू द एस्ट्रोनॉट, हो सकता है कि वो बाकी के खलाबाजों से बात कर सके। ही माइट वॉच द एक्सपेरिमेंट्स, या स्पेस में होने वाले जो भी एक्सपेरिमेंट है, हो सकता है वो देखें। अब यहाँ आप देखें जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो है माइट। अब माइट के बारे में आपको मैंने बताया था कि शायद ये काम हो सकता है, शायद ये काम नहीं भी हो सकता। जब दो पॉसिबिलिटीज हो तो हम ये बात लिखते हैं कि इट माइट हैपन, इट माइट नॉट हैपन, ठीक है, दोनों सूरतें होती हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। हमने इसके आगे की एक्सरसाइज नहीं करनी, हमने सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करने थे। हमें आइडिया हो गया है, हमें वोकैबुलरी का पता चल गया है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 2 की तरफ। लेसन नंबर 2 यहाँ देख लें, पेज है 87 और लेसन का टाइटल है वर्ड्स।
एक्सरसाइज नंबर 1, लिसन एंड पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले ये देखें आपकी बुक में यहाँ पर बच्चों आपको जो 8 पिक्चर्स नजर आ रही हैं, इन 8 पिक्चर्स के अंदर आपको ये वर्ड्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं। इन वर्ड्स के साथ आगे पिक्चर्स भी बनी हुई हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये लफ्ज पढ़ के बताऊंगी, फिर आप उस पिक्चर को देखेंगे और अंदाजा लगाएंगे कि ये जो बात मैं बता रही हूँ ये किस चीज के बारे में की जा रही है, ठीक है। जो भी चीज उस पिक्चर में इस्तेमाल की जा रही है तो आपको अंदाजा हो जाएगा शायद ये इस पिक्चर की अंदर इस चीज की बात हो रही है। ओके, वाटरप्रूफ, एक ऐसी चीज जिसके अंदर पानी नहीं जा सकता, पानी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। इस बात का मतलब ये है बच्चों कि जो वर्ड प्रूफ है इसका मतलब है कि ये किसी भी चीज को अपने अंदर आने नहीं देता, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। किसी भी किस्म की चीज का हम यहाँ नाम लिख सकते हैं, वाटर प्रूफ हो सकती है, बुलेट प्रूफ हो सकती है, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो ऐसी चीज जिसके अंदर पानी नहीं जा सकता, ठीक है। नंबर 2, स्टेन रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट का मतलब है कि ऐसी चीज अगेन प्रूफ ही होती है, लेकिन ऐसी चीज जिसके ऊपर कोई चीज आ ही नहीं सकती, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, चीजों को इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई भी खराबी नहीं आती, तो इस तरह की चीजों के लिए हम यूज करते हैं रेजिस्टेंट। कहीं आपको प्रूफ का वर्ड यूज करना पड़ेगा, कहीं आपको रेजिस्टेंट का वर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 3, नॉन स्टिक। कहीं आप क्या वर्ड यूज करेंगे, नॉन, ऐसी चीज जो चिपकती नहीं है। ये चीजें फूड में यानी फूड कुकिंग में यूज होती हैं। हमें पता है कि हमारे घर में ऐसे बर्तन होते हैं जो नॉन स्टिक होते हैं, यानी पकाते हुए उन पे चीज चिपकती नहीं है, स्टिक नहीं करती, ठीक है। तो ऐसी चीजों को नॉन स्टिक कहा जाता है। नंबर 4, शॉक प्रूफ। आप इसको आसान अल्फाज में कह सकते हैं, झटका वगैरह नहीं लगता। नॉन स्लिप, ऐसी चीज जिसके ऊपर से आप स्लिप नहीं हो सकते, स्लिप होने से बच जाती हैं। यानी अगर एक सरफेस है और वो बहुत स्लिपरी है तो उसके ऊपर कोई ऐसी चीज बिछा दी जाती है, जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हो, दैट अ पर्सन इज हैविंग अ शावर, और उसके पाँव के नीचे जो मैट पड़ा है उस मैट के ऊपर छोटे छोटे बबल्स हैं। वो बबल्स का मतलब है कि उसका पाँव वहां से स्लिप नहीं होगा, फर्श से यानी जमीन से, फ्लोर से। ओके। नंबर 6, हीट रेजिस्टेंट, वही चीज जो हीट को अपने अंदर आने नहीं देगी। नंबर 7, फायर प्रूफ, आग नहीं लगेगी ऐसी चीज। नंबर 8, नॉन फैट, ऐसी चीज जिसके अंदर फैट्स नहीं है, चिकनाई नहीं है, खाने में इस्तेमाल होती है। और ये सारी बातें बच्चों आपने पिक्चर के साथ देख ली। अब समझ आ गया कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ओके, अब अगली एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं। एक्सरसाइज नंबर 2, राइट द फ्रेजेस ऑन 3 लाइंस इन योर नोटबुक। आपकी बुक में यहाँ पर 3 आपको ऐसे ग्रुप्स दिए गए हैं जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है। फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, प्रूफ का, दूसरा ग्रुप है रेजिस्टेंट का, तीसरा ग्रुप है नॉन का। ये सारे ग्रुप्स यहाँ लिखे हैं और हमें कहा गया है कि इनके साथ लिखे हुए एक एक फ्रेज को पढ़ें और उसके बाद नया एक फ्रेज बनाएं, ठीक है। जैसा कि प्रूफ, अ वाटर प्रूफ जैकेट, एक ऐसी जैकेट जिसके अंदर पानी नहीं जा सकता, ठीक है। अ फायर प्रूफ सेफ, तो मैंने लिखा है कि ऐसी सेफ, एक ऐसी अलमारी जहां पर क्या नहीं हो सकता, फायर नहीं हो सकती, आग नहीं लग सकती, ठीक है। रेजिस्टेंट, अ स्टेन रेजिस्टेंट वर्कटॉप, एक ऐसी जगह, वर्कटॉप मींस आपका जो शेल्फ होता है जहां पे आप रख के काम करते हैं किचन में, उस टॉप को, उस स्लैब को वर्कटॉप कहा जाता है। अ स्टेन रेजिस्टेंट, ऐसी चीज जहां पर स्टेन्स या धब्बे नहीं लगेंगे, किसी भी चीज का दाग नहीं आएगा, ठीक है। एक वर्ड मैंने भी बनाया है, अ स्टेन रेजिस्टेंट बेंच, एक ऐसा बेंच मेटल का जिसके ऊपर स्टेन्स नहीं आते, रस्ट नहीं आता, ठीक है, जंग नहीं लगता। नॉन, अ नॉन स्टिक पैन, इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि ऐसा पैन जिसके ऊपर पकाते हुए चीज चिपकती नहीं है। उसके अलावा एक वर्ड मैंने और बनाया है, अ नॉन स्लिप मैट, एक ऐसा मैट जिसके ऊपर से बंदा स्लिप नहीं होता। मैंने एक एक फ्रेज और बनाया है, बाकी का काम आपने करना है। आपने एक एक और फ्रेज बनाना है ताकि 3 फ्रेजेस पूरे हो जाएं। आप अपनी बुक में बच्चों यहाँ जो लाइंस देख रहे हैं, लाइंस के ऊपर आपने एक एक फ्रेज और बनाना है, खुद से बनाना है। आप चाहें तो ये काम इस वीडियो लेसन के खत्म होने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि तब तक आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह हमने इन वर्ड्स को यूज करते हुए हमने आइडिया लेना है कि कौन सी चीज प्रूफ के साथ होती है, कौन सी चीज रेजिस्टेंट होती है, कौन सी चीज नॉन के साथ यूज होती है। ओके ओके, एक्सरसाइज नंबर 3, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद एडजेक्टिव फ्रॉम एक्सरसाइज 1। हमने इन वर्ड्स को यूज करते हुए बच्चों इन एक्सरसाइजेस को पूरा करना है। मैंने ये काम कर दिया है, मैं पढ़ के आपको पूरे सेंटेंस के साथ इसको समझाऊंगी कि मैंने ये लफ्ज क्यों लिखा। अब देखें, नंबर 1,
Ben wears a waterproof watch when he goes for scuba diving. Scuba diving कहते हैं पानी के नीचे जाके डाइव करना, कहां पर, जहां पर आपकी एक्वेटिक लाइफ रहती है, ठीक है। अगर आप डाइव कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द क्या है, मछलियां हैं, टर्टल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, रीफ्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी डाइविंग के अंदर जाने के लिए बेन जो है कैसी घड़ी पहनता है, वाटरप्रूफ, ऐसी चीज जिसके अंदर, ऐसी घड़ी जिसके अंदर पानी नहीं जाता, ठीक है। नंबर 2, दे हैव नॉन स्लिप स्टेयर्स इन द हॉस्पिटल सो दैट वुड नोबडी फॉल्स डाउन। उनके हॉस्पिटल में कौन सी स्टेयर्स हैं, नॉन स्लिप स्टेयर्स, यानी स्टेयर्स के ऊपर, सीढ़ियों के ऊपर ऐसा मैट बिछाया गया है जो नॉन स्लिप है, यानी ऐसा मैट जिसके ऊपर से कोई स्लिप नहीं हो सकता, ठीक है। नंबर 3, मम यूजेस हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स इन द किचन सो दैट शी डजंट बर्न हर हैंड्स। तो मदर क्या यूज करती हैं, हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स, ऐसे ग्लव्स जिसके अंदर से हीट नहीं गुजर सकती, यानी आपको गर्म नहीं लगेगी कोई चीज, आप उनको पहन के, जैसे अवन के अंदर से भी कोई चीज निकालनी है तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनको अवन मिट्स भी कहा जाता है। नंबर 4, ग्रैंडपा डजंट ईट सर्टेन फूड्स। ग्रैंडपा जो हैं वो ज्यादा खाने नहीं खाते, सो ही ऑलवेज हैव डैश सूप फॉर लंच। तो वो किस तरह का सूप पीते हैं, नॉन फैट, ऐसा सूप जो चिकनाई के बगैर होता है, ठीक है। नंबर 5, use a non-stick pan when you are cooking pancakes because they sometimes stick to the bottom. तो आपने जब पैनकेक्स बनाने हैं तो आपने नॉन स्टिक पैन यूज करना है, क्योंकि वो स्टिक नहीं होता उसके पेंदे के ऊपर या उसके बॉटम पे। ओके, नंबर 6, माई लैपटॉप कंप्यूटर इज शॉक प्रूफ, यू वोंट डैमेज इट इफ यू ड्रॉप इट। इसका मतलब है, शॉक प्रूफ का मतलब है ऐसी चीज अगर वो गिर जाए या उसको बहुत जोरदार झटका लगे तो उससे उसको नुकसान नहीं पहुंचता, ठीक है, शॉक नहीं होता। तो ऐसी चीज, ऐसा लैपटॉप है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो शॉक प्रूफ है, उसको कोई झटका नहीं लग सकता, उसको कोई चीज इस तरह की झटका तबाह नहीं कर सकता, अगर आप उसको गिरा भी दोगे तो आप उसको डैमेज या खराब नहीं कर सकोगे। नंबर 7, द वर्क बेंच इन द लेबोरेटरी इज स्टेन रेजिस्टेंट, इट स्टिल लुक्स न्यू। तो जो वर्क बेंच है कहाँ, लेबोरेटरी के अंदर, वो क्या है, स्टेन रेजिस्टेंट। हमने ये बात की है अभी जब मैंने आपको एडजेक्टिव्स बताए हैं कि ऐसा बेंच जिसके ऊपर रस्ट नहीं आता, स्टेन्स नहीं आते, ठीक है। ओके जी, ऑल द मनी इज केप्ट इन द बैंक इन अ फायर प्रूफ रूम इन द बेसमेंट। एक ऐसा रूम जो क्या है, फायर प्रूफ है, यानी वहां आग लग ही नहीं सकती, आग जलेगी ही नहीं, ठीक है। उसको इसलिए बनाया जाता है कि सारे पैसे बैंक्स के अंदर होते हैं ना, बेसमेंट के अंदर या कहीं पर भी एक ऐसा सेफ रूम बनाया जाता है जहां पर सारे पैसे रखे हुए होते हैं, और आग लगने के डर से उसको बचाने के लिए फायर प्रूफ रूम में उसको रखा जाता है, ठीक है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी एडजेक्टिव्स आज मैंने आपको सिखाए हैं ये वोकैबुलरी आप हमेशा याद रखेंगे, और आप जब भी इन लफ्जों को कहीं पर भी सुने या कहीं पर लिखा हुआ पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि मिस रिदा ने मुझे ये पढ़ाया हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जहां हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 3। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना काम करते रहिए, अल्लाह हाफिज।